नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 90.8 FM, देहरादून का अपना रेडियो स्टेशन। जी हाँ, स्वागत करता है नवनीत आपका बेहद खास प्रोग्राम। नाम है किताबें बोलती हैं, और ये जो श्रृंखला चली आ रही है किताबें बोलती है कि जिसमें जाने माने ऑथर, पोएट, राइटर्स, साहित्यकार शिरकत करते हैं। और आज जिस शख्सियत से हम बातचीत कर रहे हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, जब राइटिंग की बात आती है, उपन्यास की बात आती है, लेखन की बात आती है, तो बहुत अदब से एक नाम लिया जाता है, और वर्ल्ड वाइड जिनका जो काम है वो बोलता है। जाने माने ऑथर गजेंद्र शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और आप टोक्यो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका किताबें बोलती है में। धन्यवाद। तो गजेंद्र जी, आपके काम की तरफ आते हैं, जिस तरह का काम आपने किया है, और जितना हम आपके बारे में जानते हैं कि आप एक इंजीनियर हैं, उसके बाद आपने एमबीए की पढ़ाई की है। तो इंजीनियरिंग एमबीए करने के बाद लेखन की तरफ झुकाव कैसे हुआ? हाँ, एक्चुअली ये मेरा पढ़ने का बहुत शौक था। छोटे से ही मैं पढ़ता था किताबें, जी। और एमबीए के बाद भी काफ़ी अलग अलग पुस्तकों में मेरी रुचि बढ़ी। और क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ, तो टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी चीज़ें देखी मैंने और पढ़ी, और यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस देखी। और मेरे एक फेवरेट साइंटिस्ट भी है, निकोला टेस्ला जी, जिन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया मुझे। और मैं खुद भी काफ़ी चीज़ों को जो पढ़ता था या जो मेरे दिमाग में आइडियाज आते थे, उनको मैं हमेशा सोचता था कि मैं एक ना एक दिन इनके बारे में लिखूंगा। तो शुरुआत तो मेरी हुई थी, जो मेरी पहली पुस्तक है वो मेरे जापान में सारे जो मैंने अपना समय व्यतीत किया उनके बारे में जो कुछ कहानियां थी, जो मेरे साथ बहुत सारे इवेंट्स घटे, उनमें से मुझे कुछ अच्छी बातें लगी, तो उनके बारे में लिखी थी। उसके बाद मेरा टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट काफी बड़ा था, लास्ट 2-3 साल में। तो मेरा ये था कि मैं इसको एक किताब के जरिए लोगों को अपने सोच या अपने भविष्य के बारे में जो सोच है उसको बताने के लिए उसको मैं एक किताब के रूप में मेरा सबके सामने प्रस्तुत करूं। उस वजह से किताबों, मेरा जो बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का, और मेरा जो बैकग्राउंड है एमबीए का, वो थोड़ा बहुत हेल्प करता है इन सब लिखने में भी जी। तो इस तरह से ये एक तरह से बोले मेरी हॉबी है लिखना, और मैं लिखता हूँ इन जनरल। मैं अपने जो विचार होते हैं उन्हें लिखता हूँ, मेनली मोटिवेशनल लिखता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के ऊपर था, तो टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा था। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप YouTube से प्रभावित हुए और टेक्नोलॉजी आपने पढ़ी है, मैनेजमेंट आपने पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उसका समावेश आपकी लेखन में देखने को मिलता है। आपने साइंस फिक्शन की बात की, और जो आपकी जो किताब है कि 23 जून 2169, इसके बारे में कुछ बताएं। और ये जो डिफरेंट सा जॉनर है, ये कैसे आपने सोचा कि इसके बारे में लिखा जाए? हाँ, तो मैं जब छोटा था, मैं जब 19-20 साल का था, तब मेरी फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट थी, और मेरे को हमेशा ब्लैक होल्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। क्योंकि उस समय मुझे हमेशा लगता था कि ये अर्थ, ये जो हमारा जो जिस पे हम रहते हैं पृथ्वी पे, ये घूम रही है सूर्य की तरफ, और इतने प्लैनेट्स हैं वो भी घूम रहे हैं, तो ये अपने आप ही घूम रहे हैं या कुछ उनके पीछे कोई शक्ति, जैसे हम लोग बोलते हैं कोई शक्ति है या ईश्वरीय है, ये सब हमेशा सोचता रहता था मैं। और फिजिक्स जब मैंने पढ़ा तो उसमें ब्लैक होल्स के बारे में आया था, तो मुझे लगता था कि छोटे में ही लगता था, 18 साल की उम्र में लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे जो ये गैलेक्सीज हैं उसमें बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं, जो कि इतने ज्यादा बड़े मिल चुके हैं आपस में कि वो सबको, सारे जो गैलेक्सीज को किसी न किसी तरह उनको घुमा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसा लगता था मुझे छोटी उम्र में। और जब मैं धीरे धीरे, मैंने बताया आपको कि मेरे को यूट्यूब में निकोला टेस्ला के बारे में जब मैंने पढ़ा, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रिसर्च की, और मुझे लगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हो सकता है सच ना हो, लेकिन उसको साइंस फिक्शन की तरफ से ले आया जाए। तो निकोला टेस्ला जी जो है, अगर लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा उनके बारे में या देखा होगा यूट्यूब वीडियो, वो नंबर्स के पीछे काफ़ी उनका रिसर्च रहता था जी। और उनके नंबर्स थे, जो 3 नंबर्स थे, 3, 6 और 9। ये 3, 6 और 9 को वो कहते थे कि ये यूनिवर्सल नंबर्स हैं। ओके। और स्पेशली 9 जो है वो यूनिवर्सल नंबर है। तो उसका मुझे भी लगता था कि 9 यूनिवर्सल नंबर क्यों है, 9 तो सिर्फ नंबर है, कैसे यूनिवर्सल नंबर? उसके पीछे काफ़ी उनका रिसर्च है। और उसके बाद मुझे लगने लगा कि हाँ, ये कुछ तो है इसमें। और मैंने भी अपनी जो बुक है, जो 23 जून 2169 है, उसमें जो 2169 आप अगर उसको देखो, तो 21 जो है वो 3 जुड़ के 3 बनता है जी। और 6 और 9, 3, 6, 9 इसमें 7 आ रहे हैं, राइट। और जून जो है वो भी 6 है जी। और 23 में, एक्चुअली मेरी किताब में जब लिख रहा था, मुझे 3 जून लिखना था, पर पता नहीं किस टाइम पे 23 हो गई और वो 23 ही रह गई। लेकिन इनिशियल स्टोरी जो थी 3 जून की थी। ओके।
तो उसमें 3-6-9 का रीजन वो है। और स्टोरी में जब आप लोग पढ़ेंगे, अगर मैं बता दूं कि वो 23 जून 1969 क्यों है, तो इस दिन पे जो साइंटिस्ट थे उस समय में, ईयर 2159 में, इस समय में वो लोग चाहते थे कि एक आर्टिफिशियल अर्थ को ऑर्बिट में इंस्टॉल करें। तो वो डेट है, उस दिन का डेट है, जो कि उस डेट पे इस पुस्तक का नाम 23 जून 2169 लिखा गया है। तो बहुत साइंटिफिकली आपने जो है एनालिसिस किए हैं चीज़ों को, और उस तरीके से आपने इन किताबों का नाम लिखा है। गजेंद्र जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, आपकी बुक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो साइंस फिक्शन की जो आपने बात बोली है, 23 जून 2169 की बात आप कर रहे हैं। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और आप खुद एक इंजीनियर हैं, आप आगे किस तरह का भविष्य देखते हैं मशीन और रोबोट्स का, अगर मैं किताबों की बात करता हूँ तो? देखिए, ये तो मैंने साइंस फिक्शन लिखी थी, लेकिन ये तो निश्चित है कि रोबोट जो है हमारे लाइफ में एक अच्छी तरीके से सपोर्टर बनेंगे। और वो मैंने किताब में भी लिखी है कि अभी कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने फ्रेंड्स होते हैं, और भविष्य में जब मशीन और ह्यूमन इंटरफेस बनेगा तो हो सकता है सेमी ह्यूमन भी हो और सेमी रोबोट भी हो। तो पॉसिबिलिटी है। तो जैसे कि अभी तो हम जाते हैं स्कूल, या हम कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, हमारे दोस्त बन जाते हैं, वो दोस्त लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, और आप एक ऐसा रोबोट है जो उस सब्जेक्ट में आपसे हमेशा बात कर सकता है, तो आप उसको अपना टेक्नोलॉजी फ्रेंड बना लेंगे। क्योंकि आप बोलेंगे, अरे ये तो मेरे को टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा बात कर सकता है, क्योंकि मैं सबसे बात नहीं करता, मैं इसके साथ बात कर सकता हूँ, तो मैं इसको अपना टेक्नोलॉजी फ्रेंड बना लूंगा। या मैं किसी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और मैं हमेशा नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने एक टेक्नोलॉजी रोबोट को रख सकता हूँ और स्पोर्ट्स रोबोट कर सकता हूँ, जो कि मुझे स्पोर्ट्स सिखा सकता है, टेक्निक सिखा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है उस तरीके से। तो इसके बहुत सारे वो हैं जो कि अभी तो खैर, और ये भी है कि रोबोट ही नहीं, मैंने अपनी किताब में होलो ह्यूमन भी लिखा था। मतलब ये है कि डिजिटल वे में ह्यूमन फॉर्म है, डिजिटल वे में, क्योंकि अगर उसको आप प्रोग्राम कर दो तो वो आपको वही बातें बताएगा जो आप जानना चाहते हो, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी। और वो आपको बिना रोबोट, जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और प्रोग्रामिंग सब है, वो दोनों तरीके से हो सकता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे जैसे लोगों के पास कम टाइम रहेगा, जैसे जैसे सब चीजें ऑन डिमांड हो जाएंगी। ऑन डिमांड मैंने अपनी किताब में लिखी थी कि लोग पढ़ने के लिए भी टीचर्स ढूंढ लेंगे कहीं पे भी विश्व में। और तो लोगों के पास ये सब की पॉसिबिलिटीज आएंगी, और लोग की फ्रेंडशिप का लेवल अलग हो जाएगा। लोग ऑफकोर्स लोगों के पास ह्यूमन फ्रेंड्स होंगे, बट लोगों के पास रोबोट और होलो ह्यूमन फ्रेंड्स भी होंगे भविष्य में। मैं 100 साल बाद की बात कर रहा हूँ, अभी 10-20 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी, और ये इतनी दूर भी नहीं है। आप अगर देखें तो आजकल रोबोट्स भी कई देशों में आ गए हैं जो बोलते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो उस तरह का मेरे हिसाब से बिजनेस, एक तरह का बिजनेस भी खुल जाएगा कि अगर आपको एक तरह का रोबोट चाहिए या होलो ह्यूमन चाहिए, तो वो उस तरह की कंपनीज भी निकलेंगी जो उसको प्रोवाइड कर सकें। स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी जो आ रही है, तो उसको देखा जाए तो ये सब चीजें दूर नहीं है। गजेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग होता है एक आम रीडर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जैसे आप साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितनी चुनौती रहती होगी आपकी कहानियों को एक आम जन तक पहुंचाने की, एक कॉमन ह्यूमन बीइंग तक पहुंचाने की? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और शायद ये मेरे लिए लर्निंग भी है, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। कई बार रीडर्स भी सोचते हैं कि रीडर जिनको इंटरेस्ट होगा वो पढ़ के समझ सकेंगे, लेकिन ये बात बहुत सही है कि जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है शायद उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो, या अगर आप साइंस फिक्शन में नहीं इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो शायद उसको नज़र में रखते हुए भविष्य में अगर कोई दूसरी किताब लिखूंगा मैं, तो ज़रूर थोड़ा सोच के किस तरह से उसको लिखा जाए ताकि आम जनता भी उसको समझ सके। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। और दूसरी, अगर जो इंटरेस्टेड है शायद उनके लिए भी हो सकता है मुश्किल, अगर उनको कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में ना पता हो, तो वो हो सकता है कि किताब में उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए, थोड़ा सा विस्तार से एक्सप्लेन किया, तो हो सकता है वो रीडर्स के लिए ठीक रहेगा भविष्य में। गजेंद्र जी, आपने विभिन्न देशों की यात्राएं की हैं, आपने राउंड द ग्लोब इतना घूमा है, इतनी देशों की संस्कृति को, कल्चर को आपने देखा है, रूबरू हुए हैं। किस तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं ये डिफरेंट कंट्रीज का जो कल्चर है वो आपकी लेखन में? एक तो देखिए, सबसे जो बड़ी बात है और इम्पोर्टेंट बात जो मेरे मदर ने सिखाई थी, और शायद उसका काफी असर रहा है मेरे ऊपर, कि जो करो अच्छा करो, ये तो सिखाया था छोटे से ही। तो वो चीज़ जो है कि सबसे अंत में हम सब एक ह्यूमन है,
तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी देश में चले जाओ। जी। जो ह्यूमन फैक्टर है वो तो बदलता नहीं है। इमोशंस जो होते हैं और हेल्प होता है, काइंडनेस, एम्पैथी, जो भी कीवर्ड्स होते हैं हम लोग के इमोशंस के, वो शायद हर देश में होते हैं। और तब लेकिन जब आप ट्रैवल करते हो तो लोग आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझने लगते हो कि ऐसा क्यों है। और उसमें उसमें सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपकी भाषा। जी। तो अगर हम हिंदी भाषा नहीं सीखेंगे तो आप भारत लोगों को नहीं समझ पाएंगे, ये तो क्लियर है। बिल्कुल। तो हिंदी भाषा में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ हमारे कल्चर को डिफाइन करती है। इसी तरह से मेरी एक लर्निंग थी कि अगर आप किसी भी देश में जाएंगे तो वहाँ की आपकी लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। उस लैंग्वेज को अगर आप समझते तो वहाँ का कल्चर आपको बहुत आसानी से समझ में आता है। तो ये चीज़ तो एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, और उसको समझ में रखते हुए, और ह्यूमन इमोशन जो है वो ख़त्म नहीं होते, वो सेम रहते हैं। हैप्पीनेस हो गया या आपकी प्रेज हो गया, इनकरेजमेंट हो गया, ये सब चीज़ें हैं जो वो कल्चर अपनी तरह से होता है, क्योंकि कल्चर में भाषा आती है, फिर खान पान आता है, वो भी असर करता है किस तरह से आप रहते हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो लेखन में इस तरह हेल्प करती हैं कि जब मैं अपनी बुक लिख रहा था सेकंड दूसरी, तो उसमें जैसे कि कैरेक्टर लोग टोके आते हैं तो वो सब चीज़ें लिख सकता हूँ। अगर नहीं पता होता तो नहीं लिख पाता शायद उतनी डिटेल में। राइट। तो वो सब जैसे कि इवन फिक्शन में 100-150 साल बाद भी अगर वो ह्यूमन टच लाया जाए, या ये किसी रेस्टोरेंट की बात की जाए, किसी फूड की बात की जाए, तो अगर उस देश में रहे हो आप तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। तो वो एक आया है। दूसरा लैंग्वेज, कि किस तरह से लैंग्वेज आपकी भविष्य में किस तरह की लैंग्वेज होगी। और दूसरा जैसे कि अभी फिनलैंड में वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम का पायलट कर रहे थे, उसको भी मैंने एक एग्जाम्पल ये किया है कि भविष्य में सब सारे देश में हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ जाएगी कि लोगों को अपने पसंद का काम करने का मौका ज़्यादा मिलेगा अभी से। और एजुकेशन भी आपकी जब भी जहाँ जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, जैसे वो हो रहा है ऑलरेडी। लोग पढ़ना चाह रहे हैं आजकल, यूएस में हो, चाहे जापान में हो, चाहे इंडिया में है, वो किसी भी देश के किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं अगर स्काइप क्लास हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं आज भी। और वही सब कल्चर पता करके फिर उनसे जो नई चीज़ सीखने को मिलती है वो मैं अपनी बुक में लिख सकता हूँ। तो वो होता है नए नए कल्चर के बारे में जानने से, किस तरह से आप उसको लिख सकते हो अपने किताबों में। राइट। गजेंद्र जी, आप एक राइटर हैं और आप एक टेक्नो सेवी इंसान हैं, आप इंजीनियर हैं, आपने एमबीए किया हुआ है, आपकी राइटिंग में साइंस फिक्शन जो है वो दिखता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बीइंग एन इंजीनियर, जब आप देखते हैं एज अ राइटर कि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, या एक तरफ डीजी बुक्स हैं और दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ जो बुक है, जो किताब हाथ में लेकर पढ़ी जाती है, एज एन इंजीनियर, एज एन राइटर, आप किस तरह का गैप देखते हैं इन दोनों में? देखिए, ये तो आपकी ना कन्वीनियंस की बात है। जैसे कि अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, कई बार क्या होता है, लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, प्लेन में ट्रैवल करते हैं, तो वो लोग ट्रेन में से ट्रैवल करते हो, आप बुक भी पढ़ सकते हो, लेकिन कई बार फ़ोन के ज़रिए आप सुन सकते हो उसको, या आप पढ़ सकते हो। तो वो एक कन्वीनियंस वाली बात आती है कि आप कन्वीनियंस पे कितना ध्यान देते हुए कौन सी किताब पढ़ते हैं। काफ़ी लोग वॉक करते भी किताबें पढ़ते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो वॉक करके भी किताबें पढ़ते हैं। और कुछ लोगों ने क्या बोलते हैं, ऑडियो बुक्स भी सब्सक्राइब कर रखी हैं, तो लोग सुनते भी हैं। तो इस तरह का हो सका है। और मेरे हिसाब से ये जो हम लोग का जो अभी 2020 और 2021 और इन सालों में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि आप फॉलो कर अपने टाइम, अपनी स्केड्यूल को देखते हुए। लेकिन जो आपने बात की ट्रेडिशनल किताबों की, मुझे लगता है कि ये मोर ऑफ रिलैक्सेशन है। अगर आप किताब पढ़ते हो तो ये आपको नहीं लगता कि चलो आज मैं किताब पढ़ता हूँ, लेकिन आप कई बार एक माहौल बनाते हो। आप चाय ले लेते हो, या आपने शाम में बैठ के आप थोड़ा सा रिलैक्सिंग विद म्यूजिक आप किताबें पढ़ते हो, बिकॉज दैट्स वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मेरे को कहीं तक ये लगता है कि जो चॉइस है वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, और वो सबकी चॉइस है, वो उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक फिजिकल बुक, आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करोगे। और अगर आप कन्वीनियंस देखोगे तो आप बोलोगे कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इस तरह से पढ़ूंगा, या मैं कार में सुन लूंगा, या मैं ट्रेन में सुन लूंगा, या मैं प्लेन में इसको सुन लूंगा। तो वो मैं उस तरीके से देखता हूँ कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। मैं भी कई बार मैंने डिजिटल बुक्स बहुत कम पढ़ी हैं, जबकि मैं टेक्नोलॉजी में लिखता हूँ।
मैं नॉर्मली पेपर बुक्स ही पढ़ता हूँ अभी जी। भी। टेक्नोलॉजी वाली भी है मेरे पास, हम्म, लेकिन मैंने ये ध्यान दिया है कि मैं टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा देर नहीं रुक पाता हूँ। मैं 7-10 पेज पढ़ के मैं रुक जाता हूँ। हम्म, तो मेरे लिए भी ये एक्सपीरियंस ही है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये डिपेंड करता है, बट ये है कि वे टेक्नोलॉजी लोग उस तरह शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि ये कन्विंस ऑफर करता है। राइट, और शायद इसका ये भी है कि जो लोग पहले नहीं पढ़ते थे वो पढ़ने लगे हैं क्योंकि वो पढ़ सकते हैं। कन्वीनियंट मतलब हो देख गया है, वो राइट। अपने मोबाइल फ़ोन पे, आईपैड पे अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो रीडर्स भी डेवलप हुए होंगे। हम्म, तो ये तो मिक्स रहेगा, ये मिक्स खत्म नहीं होगा हम्म, और ये रहेगा। और हो सकता है भविष्य में जो, क्योंकि डिजिटल इतना ज़्यादा जाएगा कि लोग इसको एक लग्जरी के रूप में, ट्रेडिशनल बुक को पढ़ने को एक लग्जरी के रूप में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। राइट। गजेंद्र जी, आपकी किताबों में जो नाम हैं, जो टाइटल होते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे 23 जून, 2116, और अभी जो आपकी एक और किताब का जो मैं जिक्र करने वाला हूँ और जो बहुत ही क्यूरियोसिटी जगा रही है, विल यू नॉट बाय स्ट्रॉबेरी टुडे, इसके बारे में कुछ बताएं। तो मेरी जो पहली किताब थी वो मेरे रियल लाइफ स्टोरीज जो हुई थी जापान में उनके बारे में थी। तो विल यू नॉट बाय स्ट्रॉबेरी टुडे एक्चुअली एक स्टेटमेंट था जो कि एक शॉपकीपर ने मुझे बोला था। तो वो स्टोरी का, वो बुक का टाइटल बन गया। ओके। वो उसका रीज़न ये था कि मैं 1998 में जब जापान पहली बार आया था तो मेरे को स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद थी। ओके। और मैं रोज इस पर्टिकुलर कन्वीनियंस स्टोर में, यहाँ जापान में कन्वीनियंस स्टोर होते हैं जो 24 आवर्स ओपन रहते हैं। हम्म, तो वो कन्वीनियंस स्टोर में मैं रोज जाता था, ऑलमोस्ट मेरे घर के पास में था। हम्म, और वहाँ से मैं स्ट्रॉबेरी की विभिन्न तरीके की चीज़ें खरीदता था, जैसे स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स हो गई, स्ट्रॉबेरी मिल्क है जो अभी भी बिकती है जापान में, स्ट्रॉबेरी मिल्क हो जाता था, या स्ट्रॉबेरी का ब्रेड होते थे, ब्रेड के अंदर स्ट्रॉबेरी होती थी। तो उस तरह की मैं चीज़ें रोज खरीदता था और मैं खरीदता था, मैं पेमेंट करके चला आता था अपने घर। लेकिन एक महीने बाद मुझे लगा कि मैंने बहुत स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे को थोड़ा बंद करना चाहिए। ओके। तो एक दिन मैंने स्ट्रॉबेरी नहीं खरीदी हम्म, और उस दिन मैंने नहीं खरीदी और मैं जब काउंटर पे गया तो काउंटर पे मुझे ये स्टेटमेंट मिला कि आप आज स्ट्रॉबेरी नहीं खरीदेंगे क्या? हम्म, तो वो मेरे लिए ये हो गया था कि शॉप में जो लोग थे वो इतना ऑब्जर्व करते थे कि ये कस्टमर जो है वो हमेशा स्ट्रॉबेरी खरीदता है हम्म, और इसने आज नहीं खरीदा। तो मेरे लिए वो एक सरप्राइजिंग भी था और थोड़ा-सा शॉक भी था कि अरे! समबडी इज़ ऑब्जर्विंग मी, मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है रोज़ कि मैं क्या खरीदता हूँ। क्या बात है। लेकिन उसमें मेरे को ये भी लगा कि ये इतना केयर करते हैं ना आपके बारे में कि आपने क्या भूल तो नहीं गए, आप खरीदते हो हमेशा, आप भूल तो नहीं गए, वो भी हो सकता है अंदाज़। हम्म, तो वो सब है, वो कल्चर का वो है कि कई बार क्या हो सकता है कि लोग को लगे कि चलो छोड़ो, नहीं खरीदा तो कोई बात नहीं। लेकिन वो पूछना कि आप कहीं आपने स्ट्रॉबेरी नहीं खरीदी, आप खरीदना चाहते हैं क्या? तो वो मुझे बाद में पता चला कि जापान में लोग बहुत केयर करते हैं और पूछते हैं फिर हम्म, कि ये इसके बारे में क्या है, उसके बारे में क्या है? तो वो पूछते हैं, तो वो उनका स्टाइल है। वो मेरा पहला महीना था, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था हम्म, और वो मुझे अभी भी याद रहता है वो इंसिडेंट कि हम्म, हाउ डिटेल्ड और कितने आप माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर चीज़ों को आप एक्सप्रेस करते हैं। तो उसके लिए टाइटल तो मैंने बहुत सोचे थे, लेकिन मैंने टाइटल वही रखा क्योंकि बुक के अंदर तो मैं ह्यूमन सिम के बारे में बात करता हूँ, कनेक्शन, इंटरेक्शन, माइंडसेट, जो 3 कीवर्ड्स हैं। हम्म, तो लेकिन वो मैंने टाइटल वही रखा क्योंकि मेरे को भी लगा कि ये थोड़ा-सा अलग-सा टाइटल है हम्म, और लोगों को लगे क्या है, तो लोग पढ़ने के लिए शायद जागरूक होंगे। वो हम्म, भी एक रीज़न था रखने का। राइट। और डेस्टिनी और लक की बात करती हुई नजर आती है ये किताब आपको? नहीं, एक्चुअली कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारी सारी चीज़ें जो है हम खुद डिसाइड करते हैं, लेकिन वो इस किताब में मैंने लिखा है कि मेरा जो जापान आना था वो कहीं न कहीं प्रीडेस्टिन्ड था, क्योंकि जिस तरह से इंसिडेंट्स हुए थे, अगर आप पढ़ोगे किताब को पता चलेगा हम्म, कि उसमें बहुत हर्डल्स आए थे, बहुत हर्डल्स आए थे, लेकिन सब कुछ मन में, जब मैंने पहले बार एडवर्टाइज़मेंट देखा था इस जॉब का जापान के, तो मेरे को लगा था कि ये जॉब मेरे लिए है, जबकि वो जॉब तक आने के लिए बहुत देयर वर डिफरेंट हर्डल्स और उसमें काफ़ी लोगों ने हेल्प भी किया। हम्म, तो मुझे वो लगता था उस समय 1998 में कि ये इतना इतना एश्योरेंस और इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था, लाइक कि मैं ये जॉब मेरे लिए है, जबकि जॉब का इंटरव्यू मैंने दिया नहीं था। तो दैट मैसेज विच न्यूज़पेपर ने जो दिया फ्लैश ऑफ अ लाइट में, जब मैंने देखा फर्स्ट टाइम उस एडवर्टाइजमेंट्स को, तो दैट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी कि आई वाज सो श्योर, मैं इतना हम्म, कॉन्फिडेंट था शुरू से ही कि जब मैं ये जॉब मेरे लिए है। तो दैट वो चीज़ जो थी वो अभी भी परप्लेक्स करती है। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि या तो चीज़ें आपको, या तो टेलीपैथी कह लो उसको आप, या कह लो कि आपको आपको फ्यूचर में पहले से ही पता चल रहा हो क्या है। और वो कहीं न कहीं हद तक उसमें मैंने भी लिखी है कि जब आप लोगों से मिलते हो या बात करते हो या आप कुछ लोगों से मिलते हो, तो क्या उसका हमेशा एक रीज़न होता है उसके पीछे, या ये रैंडम है ये? तो ये भी हम्म, लिखी है मैंने किताब में। ओके। और कुछ ना कुछ हद तक मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक मीनिंग होता है। दैट्स व्हाई हम लोग
कुछ इंसिडेंट्स या कुछ लोगों से मिलते हैं, तो वो भी लिखी है किताब। तो लक है फॉर श्योर, प्रिपरेशन हमेशा रहनी चाहिए लाइफ में, मेहनत तो हमेशा सबको करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीजें आती हैं, वो आती हैं कुछ पर्पस के लिए जो शायद आपने नहीं चूज की हो, वो भी होता है। तो वो है थोड़ा सा उस बुक के अंदर। जी, तो बिल्कुल कुछ चीज़ें जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ प्री डिफाइंड होती हैं, तो आप क्या ये मानते हैं कि जो वी ऑल आर कंट्रोल्ड बाय अ यूनिवर्स, या कुछ ब्रह्मांड हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है? देखिए, वो मेरी जो सेकंड किताब है वो कहीं हद तक फिक्शन है, लेकिन उसी के ऊपर है कि कंट्रोल तो है। अब उसको आप शक्ति कह लीजिए, उसको आप ईश्वर कह लीजिए, उसको आप अलग तरीके का नाम दे सकते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ हद तक तो है कि जैसे सिंपल सा एग्जांपल है कि जो हम चीजें सोचते हैं वो कहाँ से आता है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, वो हम लोग खुद जनरेट करते हैं या कहीं से आता है वो। या फॉर एग्जांपल आप किसी दिन बोलते हैं आज मैं अपने इस फ्रेंड को कॉल कर लूँ, तो वो थॉट्स कहाँ से आते हैं, वो आपके फ्रेंड, बिकॉज योर फ्रेंड वाज रिमेम्बरिंग यू वेरी मच, और रैंडमली आप बोलते हैं अरे बहुत दिन से कॉल नहीं कॉल करता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। जो थॉट्स हैं वो मेरा मेन जो उसमें वो है प्रेमिस ये है कि थॉट्स जो होते हैं वो कौन जनरेट करता है। हम लोग सेल्फ जनरेट तो नहीं करते कि रैंडम थॉट्स आते हैं। जैसे मेरे को 18 साल की उम्र में ब्लैक होल्स के बारे में थॉट्स आया था, वो किसने भेजा, वो अचानक से मेरे पास तो नहीं आया था। और वो ब्लैक होल्स का जो थॉट है वो अभी बुक में कन्वर्ट हुआ है आफ्टर 22 ईयर्स लेटर। वो बुक था मेन गोल कि वो थॉट मेन गोल था या रैंडम था, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये सच है नहीं भी है, ये फिक्शन है रियलिटी है, ये तो नहीं कह सकता। लेकिन कुछ हद तक लगता है कि कई बार चीजें जो हैं वो कुछ हद तक कुछ रीजन की वजह से होती हैं। और दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि हम लोग का जो बर्थ होता है, लाइक वी आर बोर्न राइट, तो उसका एक पर्पस होता है, देयर इज अ पर्पस। हम सोचते हैं क्यों है, बट द पर्पस होता है उसके पीछे, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होता है या कुछ चेंज के लिए होता है। तो लेकिन वो कौन डिसाइड करता है, वो सब चीजें अगर हम जाएंगे तो हम घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन वही सब चीजों की वजह से ब्लैक होल हो सकता है या ये नेचुरल फोर्सेस हो सकती हैं जो कि ऑटोमेटिकली सब क्रिएट करती हैं। तो उन सबको मद्दे रखते हुए साइंस फिक्शन में उस तरह का स्टोरी लिखा था मैंने कि हाँ अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं भी है तो ऐसा अगर होता है तो इस तरह का स्टोरी कैसा लगेगा लोगों को। तो उस हिसाब से सोच के स्टोरी लिखी थी मैंने अपनी। गजेंद्र जी, आपने इतनी किताबें लिखी हैं, इतना लोगों को पढ़ा है, साइंस फिक्शन के अलावा और कौन सा फेवरेट जॉनर है आपका? किस पे आप लिखना पसंद करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप साइंस फिक्शन नहीं लिख रहे हैं? साइंस फिक्शन अगर नहीं लिखूंगा तो मोटिवेशन पे ही लिखना चाहता हूँ, लोगों की मोटिवेशन के लिए। और मुझे लगता है कि हर दिन नया होता है। हर दिन हम लोग जब सोते हैं उठते हैं तो हमें लगता है कि आज एक ही दिन है, लेकिन नहीं, वो अलग दिन है। तो मैं ऐसे मोटिवेशन, लोग के मोटिवेशन के लिए कि लोग नए इंस्पिरेशन लें, उन सब चीज़ों को लिखना पसंद करता हूँ। तो भी मैंने लिखी तो नहीं है, लेकिन पर्सपेक्टिव्स करके एक टाइटल है जो मेरे दिमाग में है, क्योंकि लास्ट 1.5 साल में कोरोना से काफ़ी लोग के ऊपर काफ़ी असर आया है जी। तो उस दौरान कौन कौन सी इंस्पायरिंग स्टोरीज हुई हैं, तो ये सब का लिखने का भी है। जब समय मिले तो जरूर लिखूंगा मैं कि कैसे लोगों ने इन 1.5 सालों में या 2 सालों में इंस्पायरिंग चीज़ें की हैं, जबकि कोरोना ने काफ़ी लोगों को कुछ हद तक घर पे भी रखा था काफी, तो उसके बावजूद भी काफी लोगों ने काफी चीजें की हैं। तो क्या चीजें बदली हैं, लोग की सोच कैसे बदले हैं, कैसे आप ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कैसे आप अपने को इंस्पायर कर सकते हो, तो वो सब चीजों को लेके लिखने का भी प्लान है फ्यूचर में, भविष्य में। और आपके जो फेवरेट राइटर हैं वो कौन है, पसंदीदा, किनको आप पढ़ना पसंद करते हैं? एक्चुअली जब मैं छोटा था तो जब मैं कॉलेज में था तो अर्थर हेली करके एक ऑथर थे जी। वो एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, और वो उनकी भी एक किताब है इवनिंग न्यूज़, तो वो मुझे अभी भी याद है। एक्चुअली मैं पढ़ता तो काफ़ी किताबें हूँ। मैं मिचियो काकू जो है एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं जापान के, उसके भी किताबें मैंने पढ़ी हैं। वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, वो भी भविष्य के बारे में लिखते हैं। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर बात करें तो मिचियो काकू मैं पढ़ता हूँ, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, और उनका यूट्यूब वीडियो भी काफ़ी पॉपुलर है। और अगर मुझे आप बात करें मेरे ऑल टाइम फेवरेट, तो मेरे को अभी भी वो, जब मैंने पहली किताब पढ़ी थी अपनी अर्थर हेली की इवनिंग न्यूज़, तो वो अभी भी याद है मुझे कि किस तरह से उसमें ऑथर ने किस तरह से प्लॉट लिखा था। तो वो सब चीज़ें अभी भी याद हैं। तो वो उनका जो लिखने का तरीका है, जो वो रीडर्स को एक्साइट करते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे अर्थर हेली के उनमें। और मिचियो काकू का ये है कि वो भी साइंस फिक्शन तो नहीं है, वो रियलिटी में लिखते हैं, क्योंकि वो खुद ही एक साइंटिस्ट है, तो वो बताते हैं भविष्य में क्या होगा। तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने में। राइट। और गजेंद्र जी, जब आप हिंदुस्तान आते हैं, इंडिया आते हैं,
लंबे समय से आप जापान में रह रहे हैं, तो क्या जब यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की जो मिट्टी है, वो आपको किस तरह से प्रभावित करती है कि आप उसकी तरफ लिखने के लिए प्रभावित हों? भारत में आने के समय तो जब आप आते हैं तो आपको लगता है कि आप कभी गए नहीं थे बाहर। हमेशा मुझे ऐसा लगता है, 3-4 दिन के बाद मुझे लगता है कि मैं बाहर गया नहीं था। क्या बात है! तो ये तो एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि मेरे को नहीं पता सबके साथ होता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आप अपने देश में जाते हो तो आप भूल जाते हो क्योंकि आप उस देश की एक हिस्सा बन जाते हो, और जो हम हैं भी। तो वो तो खैर, अगर आप 3-4 दिन में ऐसा कहीं गए नहीं थे, इसका मतलब आप इसका इफेक्ट समझ ही सकते हो कि कितना बड़ा इफेक्ट है। तो वो आई थिंक हम लोग के देश का, इंडिया का जो माहौल है और जो लोग का व्यवहार है और जिस तरह से हम रहते हैं, उसका इफेक्ट होता, तो उसका सारा इफेक्ट है। मेरी पहली किताब भी जो मैंने लिखी थी वो इंडिया में लिखी थी। पब्लिश मैं जापान में की होगी, लेकिन सारा जो उसका कंप्लीशन तो इंडिया में हुआ था। और तो वो भी है कि इंडिया में ही रहते हुए मैंने लिखा था उसको टुवर्ड्स द ईयर एंड। लेकिन इंस्पिरेशन तो हमेशा रहती है, किताब लिखने के लिए नहीं, बहुत चीज़ों के लिए। और गजेंद्र जी, जाते जाते हमारे लिसनर से आप क्या कहना चाहेंगे? लिसनर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई ड्रीम है तो वो ड्रीम को आप ज़रूर पूरा कीजिए। और अगर आपको इच्छा है किसी चीज़ की, मुझे ये करना है, तो उसको ज़रूर, पहला बात तो आप अपनी जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप उसको लिखिए। मैं भी ये करता हूँ, कई बार मैं लिखता हूँ उसको। जैसे मेरे को अगर 2021 में मैंने जैसे 21 गोल्स लिखे हैं, तो 21 गोल्स में लिख के रखे हैं, और टाइम टू टाइम मैं पढ़ता रहता हूँ कि मैंने इनको किया कि नहीं किया। ज़रूरी नहीं कि आप सारे गोल्स अचीव करोगे, लेकिन उसको लिखना, अगर आप लिखोगे तो उसको आप एक ना एक दिन उसको पूरी करने की कोशिश करोगे। तो एक चीज़ तो ये है कि आप अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको स्टॉप मत करो। अगर आपका कोई ड्रीम है, अगर आपको लगता है मुझे ये करना है, तो ज़रूर करो उसको। और उसके लिए सबसे जो मेरी भी जो लर्निंग है अभी तक, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, आप पहला कदम लो। कई बार क्या होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं और हम कहते हैं मुझे ये करना है, लेकिन हम पहला कदम नहीं लेते हैं। हम सिर्फ सोचते हैं उसको कि मुझे ये करना है, लेकिन कई बार सालों बीत जाते हैं और हम उसके लिए पहला स्टेप नहीं लेते हैं, पहला कदम नहीं लेते हैं। तो मेरा तो ये है कि रीडर से ये है कि आप अपने ड्रीम्स को ज़रूर फुलफिल कीजिए, और इसके लिए उसको लिखिए अपनी किताबों में या आपके नोटबुक जो भी उसमें लिखिए, और उसके लिए पहला कदम लीजिए। पहला कदम का ये मतलब होता है कि आप किसी दोस्त से बात करनी पड़े, या आप ही जैसे अभी आप मेरे से बात करें, आपसे बात करनी पड़े, या आपको किसी प्रोफेसर से बात करनी पड़े, या अपने पेरेंट्स से बात करनी पड़े, या अपने दोस्त से बात करनी पड़े, किसी को लिखना पड़े। टेक दैट फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैसेज रहेगा मेरा किताब लिखने में पहला स्टेप था कि मैंने कहा अच्छा मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। हमेशा कहता था कि लिखूंगा, लेकिन मैंने फिर डिसाइड किया 2017 में, नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने ड्रीम्स को रखिए जिंदा, और उसको कभी भी ये मत कीजिए कि मेरा ये ड्रीम तो नहीं पूरा सकता है। नहीं, जरूर पूरा होगा, लेकिन पहला कदम जरूर लीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है गजेंद्र शर्मा जी ने कि ड्रीम्स आप बनाइए, लेकिन पहला कदम उठाना भी बेहद ज़रूरी है अपने उन सपनों को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। तो श्रोताओं, आज किताबें बोलती हैं में हमारे साथ टोक्यो से जुड़े जाने माने ऑथर, राइटर, उपन्यासकार गजेंद्र शर्मा जी, जो मूलतः साइंस फिक्शन पे लिखते हैं। आप एक इंजीनियर हैं, आपने MBA की पढ़ाई की है, और आप मोटिवेशनल किताबें भी लिखते हैं, और साइंस फिक्शन पे जो आपकी किताबें हैं वो बहुत पसंद की जाती हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को आज का ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। गजेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रेडियो ज़िंदगी के साथ जुड़ने के लिए, किताबें बोलती है कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए किताबें बोलती हैं, और आप सबको भी बहुत सारा सक्सेस इस साल में 2021 में। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।